नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। अभी बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी नई लिस्ट जारी की है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते इनके नाम शामिल हैं। इसके अलावा 3 बीजेपी सांसदों राकेश सिंह, गणेश सिंह और रीति पाठक, इन्हें भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने एक और सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा का टिकट दिया है। मध्य प्रदेश के लिए यह बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है और इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले बीजेपी ने 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की ही एक पहली लिस्ट जारी की थी और अब ये दूसरी लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। जैसा हमने आपको बताया, इसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, 3 सांसदों के नाम शामिल हैं और साथ ही एक और सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय, उनका नाम भी इसमें शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीनियर लीडर्स को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस दूसरी लिस्ट में उन तमाम बड़े नेताओं के नाम जो हैं वो शामिल हैं। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को भी विधानसभा के चुनाव में उतारने का फैसला किया है। बीजेपी ने एमपी चुनाव के लिए अभी जो ताजा लिस्ट जारी की है उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। इसके अलावा 3 सांसदों के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं, राकेश सिंह, गणेश सिंह और रीति पाठक, यानी 3 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद। इसके अलावा एक और सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय, इन्हें भी पार्टी ने इंदौर से टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इस चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा रहा है। सांसदों से भी कहा गया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। किसी भी तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल में रखना चाहती है और इसके लिए सीनियर लीडर्स को इस दूसरी लिस्ट में टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कुछ रोज पहले हुई थी और उसके बाद अब टिकटों का ऐलान आज किया गया है। ये दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों के नाम थे, दूसरी लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए गए। लेकिन इस लिस्ट में काफी चौंकाने वाले नाम सामने देखने को मिल रहे हैं। इसमें सेंट्रल मिनिस्टर्स के नाम हैं, सांसदों के नाम हैं, यानी बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ना चाहती है। केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा का टिकट दिया गया। 3 केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो ये बड़ा उलटफेर आप कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से और रणनीति में एक आपको बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये 3 केंद्रीय मंत्री हैं जिनको टिकट दिया गया है। कहां से टिकट दिया गया है ये भी आपको बता दें। प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से मैदान में उतारा जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से टिकट दिया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं इस खबर पर हमारे साथ। देवेंद्र, बड़ी खबर है, 3 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में। और 4 सांसद हैं सौरभ। उदय प्रताप सिंह को भी उसमें जोड़ दीजिए। राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक के अलावा ये 4 नाम तो है ही। इसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री, बड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। और इसके पीछे की पॉलिटिक्स को सौरभ देखें तो वो बड़ा मैसेजिंग है। बार बार आपने सुना होगा, हमने अपने प्रोग्राम में भी सौरभ आपको ध्यान होगा, इस बात को हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं कि पार्टी को ऐसा लगता है और ग्राउंड पर भी वही फीडबैक मिलता है कि लगभग 2 दशक तक शासन में रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर थोड़ा फटीग सा आ गया है। भले ही उनके अंदर कोई खामी ना हो, उसका एक अलग मैसेजिंग देने की कोशिश है पार्टी के द्वारा। और इसका सीधा मैसेज सौरभ ये है कि इनमें से अगर इन केंद्रीय मंत्रियों को आप विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, मतलब आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि अभी तक पार्टी ने ये ऐलान नहीं किया है कि आगे भी चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री अगर पार्टी जीती है तो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। ऐसे में उस फैक्टर को काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी के चलते लागू होती है, उस लिहाज से ये बहुत बड़ा, बहुत अहम फैसला और उसकी मैसेजिंग को
भी उसी रूप में देखना चाहिए। अन्यथा कोई कारण नहीं कि अपने 3-3 केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, 4-4 सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सौरभ वजह वही है। इनमें से अधिकांश केंद्रीय मंत्री और सांसद वैसे हैं जो कि बार बार लोकसभा जीतते रहे हैं। सौरभ जी बिल्कुल, ये केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है ये 13 तारीख को हुई थी देवेंद्र। आज नाम जो है वो डिक्लेयर किए जा रहे हैं। और उसके पीछे सौरभ एक कहानी है, और कहानी वो ये कि आज जो पार्टी का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा किया जाना था, कार्यकर्ता महाकुंभ को बहुत बड़ा करना था। इसलिए ऐसे कार्यक्रम से पहले अगर आप इस प्रकार की लिस्ट जारी करें तो हो सकता है कि उसको लेकर कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो और उस प्रकार की भीड़ ना आ पाए जिस प्रकार की भीड़ की उम्मीद थी। आज ही दिन में एक बड़े नेता ने यह कहा था कि अब जबकि कार्यक्रम हो गया है तो संभव है कि लिस्ट आजकल में कभी आ जाए। और इस लिस्ट के पीछे सौरभ, जैसा कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि इसके पीछे टाइमिंग महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पीछे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिन नामों को इस चुनाव में विधानसभा के लिए भेजा जा रहा है वो नाम अपने आप में बहुत हैवी वेट हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कृषि मंत्री, बीजेपी की चुनाव समिति के संयोजक, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रहलाद सिंह पटेल 2 मंत्रालय संभालते हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। रीति पाठक, गणेश सिंह, राकेश सिंह की अगर बात करें या गणेश सिंह की बात करें, ये लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं। राकेश सिंह अभी लोकसभा में चीफ व्हिप हैं, उनको अगर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हालांकि उनको तो विधानसभा चुनाव ही लड़ाया जाना था। लेकिन इनके अलावा जो बाकी सारे नाम है, जाहिर तौर पर पार्टी एक 2 तरह के मैसेज दे रही है। पहली बात तो ये कि चुनाव के नतीजों के बाद उसकी स्थिति जो रहेगी खुली रहेगी और एक तरह से ओपन फेस के साथ बीजेपी चुनाव में जाना चाहेगी ताकि उस फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे हेवीवेट जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आसपास की विधानसभा सीटों पर भी वो अच्छा असर डालते हैं और उस लिहाज से भी पार्टी का ये फैसला निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि एक सोची समझी बड़ी रणनीति के तहत हुआ है। जैसा आपने 2 प्रमुख वजह इतने बड़े नामों को विधानसभा के चुनाव में उतारने का फैसला क्यों किया गया बताया देवेंद्र, और इसका बाय प्रोडक्ट आप कहिए ये भी होगा आगे जाकर के कि केंद्र में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल की गुंजाइश बनेगी। और सौरभ ये तो तब होगा ना जब एक बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इनमें से किसी केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। अन्यथा होगा ये कि जैसे चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है तो किसी एक व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री बनना है, या तो शिवराज सिंह चौहान कंटिन्यू कर जाए या इनमें से कोई एक नाम बनना है वो बन जाएगा। बाकी के बाकी जो हैं वो अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव के माहौल को बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए ऐसे हेवी वेट्स को चुनाव में उतारा गया है। और पार्टी की चुनावी रणनीति के हिसाब से सौरभ कहें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को ये बहुत ज़्यादा चौंकाएगा। कांग्रेस पार्टी बार बार इस उम्मीद में थी कि क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर फटीग है, इसलिए ऑप्शन 2 ही हैं कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में, तो अपने आप वोटर हमारे पास आएंगे। अब यहाँ से उनकी समस्याएं ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा विकराल हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी को अब ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी ने उस एक नैरेटिव, उस एक फैक्टर को काउंटर करने के लिए ये बड़ा कदम उठा दिया है। और सर अब दिलचस्पी मैं आपको बताऊं कि शाम में जब पार्टी के एक बड़े नेता फीडबैक ले रहे थे और जब मैंने उनसे इस बात को कहा कि और कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये एक समस्या बड़ी है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर आपके समर्थक भी ये कह रहे हैं कि एक बार बदल जाए तो अच्छा है। अगर उनसे पूछें कि कमी क्या है शिवराज सिंह चौहान में तो नहीं बताएंगे, शिवराज सिंह चौहान ने गलती क्या की वो नहीं बताएंगे। इनफैक्ट प्रदेश के आप जितने भी नेताओं को देखें तो उनमें सबसे आगे, दोनों ही पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की, उनमें सबसे आगे आपको शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। बावजूद इसके क्योंकि एक होता है कि एक ही चेहरे को बार बार देखते देखते चलो कुछ बदल के देखते हैं, इस तरह का भाव बहुत सारे लोगों में है। उस भाव को भी काउंटर करने का ये तरीका अख्तियार कर लिया है बीजेपी ने। और अब यहाँ पे भले ही ऑफिशियली कुछ ना कहा जाए, ग्राउंड पे तो ये मैसेजिंग हो ही जाएगी ना। जैसे प्रहलाद सिंह पटेल जिस इलाके में लड़ रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो ये सोचेंगे क्योंकि उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है इसलिए संभव है कि चुनाव के नतीजों के बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जिस इलाके में लड़ रहे हैं, उनके समर्थक ये सोचेंगे कि हो सकता है कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि उनके इलाके में ये मैसेज रहे कि सांसद हैं फिर भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, बार बार जीतते रहे फिर भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, संभव है कि इनके नाम पर मुहर लग जाएगी। इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा उस नैरेटिव को काउंटर करने में, जो कि पार्टी की सबसे बड़ी चिंता आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप बीजेपी के लिहाज से चिंता की बात करें तो इसके अलावा कोई समस्या ही नहीं थी और ये समस्या बड़ी समस्या है और उसके काट के तौर पे पार्टी ने ये रणनीति स्वयं अख्तियार की है।
देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए। आगे भी आपके पास लौटेंगे बड़ी खबरों पर। तो आज 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही थे। भोपाल में प्रधानमंत्री ने बीजेपी वर्कर्स के महाकुंभ को एड्रेस किया। मोदी ने बताया कि किस तरह उनकी सरकार गरीबों के लिए, SC, ST और OBC के लिए काम कर रही है और पार्टी के वर्कर्स को यह भी बताया कि चुनाव में बूथ को कैसे मजबूत करना है। प्रधानमंत्री की रैली में काफी तादाद में बीजेपी की महिला वर्कर्स भी आई थी, इसलिए मोदी ने महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। लेकिन अपने संबोधन में मोदी ने सबसे तीखा हमला कांग्रेस पर बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पर दिवालिया हो गई है, उसके जमीन से जुड़े नेता किनारे कर दिए गए हैं और अब कांग्रेस ने पार्टी चलाने का ठेका अर्बन नक्सलियों को दे दिया है, जो देश की विरासत और विकास के खिलाफ काम कर रहे हैं। कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए गरीबों के ठिकाने फोटो शूट का अड्डा बन गए। राहुल गांधी कभी सब्जी मंडी, कभी रेलवे स्टेशन उनके जाने को लेकर मोदी ने कहा कि ये तो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए नेताओं के फोटो शूट हैं। कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढरे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। जबकि भाजपा की सरकार भारत को भव्य भी बना रही है और यही भव्य तस्वीर दुनिया के सामने सीना तान करके दिखा भी रहे हैं। भोपाल में करीब 51 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पॉलिटिकल पतन का पूरा एनालिसिस कर दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई विजन नहीं रह गया है। कांग्रेस अब सिर्फ विरोध की राजनीति करती है। उसे देश की नई संसद में भी नुक्स नजर आता है
और मेक इन इंडिया मिशन पर भी एतराज होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जंग लगी हुई मशीन है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में न देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। आपको याद होगा कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। भाजपा बुलेट ट्रेन पर काम कर रही है, इसकी भी कांग्रेस आलोचना करती है। भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया, आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे, ऐसा भारत का अपना संसद भवन बना। पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब भी नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले। कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कुशासन का आरोप लगाया तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने उनको दिल्ली से जवाब दिया। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ने 1 घंटे के भाषण में न तो एक बार शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, न मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की कोई उपलब्धि बताई। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी तो पूरे सरकारी संसाधन झोंक देने के बावजूद मोदी की सभा के लिए 50,000 की भीड़ नहीं जुटा पाई। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगें, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। और कई बातें तो चौंकाने वाली थी, जैसा मैंने कहा। पहली, प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। और तीसरा, आयोजन के मंच पर 2 झूठे नेता एक दूसरे की झूठ पर तालियां बजाते रहे और मुंगेरी लाल के झूठे हसीन सपने गढ़ते रहे कि किसी तरह से मध्य प्रदेश की समझदार जनता भ्रमित हो जाए। रणदीप सुरजेवाला की बात को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़ाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी बार बार मध्य प्रदेश इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि एमपी में बीजेपी हार रही है और वो एक हारी हुई पार्टी के हारे हुए नेता की तरह हताशा में झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और मोदी जी समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो पाप 18 साल के हैं उनके मंत्रियों के पाप हैं
मोदी जी धो देंगे। जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने की, और इस बात के संकेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिलने लगे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस में फिर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप में भाजपा की हार देखते हुए आज परेशान है। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले 20 साल से वहां बीजेपी की सरकार है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच केवल 0.13% का अंतर था। यह बात मोदी को भी पता है कि इस बार के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होगा। इसलिए उन्होंने अपने संबोधन में फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में करीब 15 लाख फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, जो कुल मतदाताओं का 2.5% से भी ज्यादा है। इस बार मध्य प्रदेश में जीत और हार का फैसला ये वोटर तय कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर महिला मतदाता का है। मध्य प्रदेश में करीब 5.5 करोड़ मतदाताओं में से 48% से ज्यादा महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने भोपाल की रैली में इन वोटर्स पर भी फोकस किया। इसलिए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अब महिलाओं को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पता है कि अगर वो वोटर्स के इन दो सेगमेंट्स को साथ ले लेते हैं तो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कमजोर पड़ जाएगा। वैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस के लिए भी चैलेंज है, लेकिन मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में। इसलिए जिस वक्त मोदी मध्य प्रदेश से कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की कई डेवलपमेंट स्कीम्स की शुरुआत की। बिलासपुर में राहुल गांधी एक पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की। उसके बाद राहुल ने सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन आज उनका तरीका नया था। राहुल गांधी के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिमोट जनता की भलाई के लिए चलता है और मोदी जब रिमोट दबाते हैं तो उससे उद्योगपतियों को फायदा होता है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने संसद में अडानी का इशू उठाया तो उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप छीन ली गई। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। तो दो तरीके के रिमोट कंट्रोल हैं। अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। आज ही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर पॉलिटिकल टूरिज्म का तंज किया था। कहा था कि राहुल ये सब तस्वीरों के लिए करते हैं। आज भी राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर तक ट्रेन यात्रा की। राहुल गांधी स्लीपर क्लास से बिलासपुर से रायपुर तक। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि वो लोगों से इसलिए मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनके दर्द को समझ सकें, गरीबों पिछड़ों की परेशानियों को जान सकें।
बिलासपुर की सभा में भी राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया, कास्ट सेंसस कराने की मांग की। यूपीए के वक्त हुई जाति जनगणना का डेटा रिलीज करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पिछड़ों की बात तो करते हैं लेकिन उनका हक नहीं देना चाहते, इसलिए कास्ट सेंसस नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्सरे होता है। कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। अब मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों के नेता, हर कोई जाति जनगणना का इशू उठाकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अलायंस की स्ट्रैटेजी साफ है, बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का जवाब कास्ट सेंसस से दिया जाए। 2024 के चुनाव को मंडल बनाम कमंडल बनाया जाए। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के असेंबली इलेक्शन में कास्ट का बार तोड़कर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसका नुकसान इन पार्टियों को उठाना पड़ा था। अब जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी के उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस इसे प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इसका इस्तेमाल 2024 के चुनाव में भी जोर शोर से किया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के तौर पर सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक चुनावी राज्य का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी एक जनसभा को संबोधित किया। भोपाल से प्रधानमंत्री सीधे जयपुर पहुंचे और कांग्रेस पर अटैक के उसी सिलसिले को जारी रखा, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज दोपहर में भोपाल से की थी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की कानून व्यवस्था, अशोक गहलोत सरकार के करप्शन पर सवाल उठाते हुए उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी, जिसकी वजह से कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या की गई। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के अलग अलग राज्यों में औद्योगिक विकास नई ऊंचाई पर है। राजस्थान में भी निवेश बढ़े, यहां नए कारखाने लगे, नई फैक्ट्रियां लगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में
काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा? जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। राजस्थान के चुनाव में इस बार करप्शन और कानून व्यवस्था के साथ साथ सनातन धर्म का मुद्दा भी अहम होगा। आज मोदी ने जयपुर की रैली में यह बात खुलकर कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथी सनातन धर्म को, भारत की ऐतिहासिक विरासत को मिटाने पर आमादा है और बीजेपी ही सनातन की असली संरक्षक है। कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन ने इस धरोहर के विरोध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है और मैं जानता हूं राजस्थान चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में गठबंधन गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट दिख रही है क्योंकि वहां पिछले 30 साल से हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेडिशन रहा है। जनता एक बार कांग्रेस को तो अगली बार बीजेपी को मौका देती रही है। खुद राहुल गांधी भी राजस्थान में जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के पास नहीं, अशोक गहलोत के पास है, जिनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने मोदी की तरह अलग अलग तबकों के लिए टारगेटेड स्कीम्स लागू की हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास गहलोत के रूप में अनुभवी चेहरा है, तो बीजेपी ने अब तक उनके मुकाबले कोई सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि सचिन पायलट की नाखुशी कांग्रेस के लिए जरूर एक बड़ा चैलेंज साबित होने वाली है। तेलंगाना में भी चुनावी माहौल गर्म होने लगा है। तेलंगाना में इसी साल असेंबली इलेक्शन होने हैं। वोट की सियासत तेलंगाना में भी जमकर हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की दानिश अली पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को इशू बना रहे हैं। ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि मुसलमान खतरे में हैं। पहले तो सड़कों पर ही मुसलमानों को मारा जा रहा था, अब लोकसभा में मुस्लिम सांसद के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग होगी। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो आवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब आवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की उस बीजेपी के एमपी ने। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है।
आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। ओवैसी को जवाब दिया बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी की भाषा का वो समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो वहीं मौजूद थे। दानिश अली रमेश बिधूड़ी के भाषण के बीच में लगातार टूका टाकी कर रहे थे। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने ओवैसी पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर वोट हासिल करते रहे हैं, यही उनकी राजनीति है। क्या बोलेंगे वो? रोज क्या बोलते हैं वो? उनको राम मंदिर पर परेशानी है, उनको नए भवन पर परेशानी है, उनको सनातन से परेशानी है। तो चलिए अपनी राजनीति के लिए कुछ भी बोलें। ये संसद भवन समावेशी विकसित भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जो कहा गया बिधूड़ी जी के द्वारा उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, पहली बात जान लीजिए। लेकिन मैं आपके चैनल से कहूंगा, एक बार दानिश अली कितना लोगों को इंटरप्ट करते हैं और किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं, वीडियो निकाल के देख लीजिए आप। ओवैसी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं थी। हैदराबाद की पब्लिक मीटिंग में बीजेपी से ज्यादा हमले ओवैसी ने कांग्रेस पर किए। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक समझती है। ओवैसी ने कहा कि जब भी संसद में मुसलमानों की बात आती है तब कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। इसके बाद ओवैसी ने सीधे राहुल गांधी को चैलेंज किया। कहा कि अगर राहुल खुद को मुसलमानों का नेता कहते हैं तो वायनाड की जगह हैदराबाद से चुनाव लड़कर देख लें, असलियत पता चल जाएगी। मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था? बताओ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ओवैसी के आरोप का जवाब दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल को चैलेंज करने से पहले ओवैसी की पार्टी तेलंगाना की हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर देख ले, उन्हें पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। सुप्रिया श्रीनेत बोली कि दानिश अली के साथ जब उनकी अपनी पार्टी नहीं खड़ी थी तब राहुल गांधी खड़े थे, लेकिन ओवैसी को अब तक दानिश अली की याद नहीं आई। मेरा एक काउंटर चैलेंज है असदुद्दीन ओवैसी जी को, तेलंगाना की सारी सीट लिखकर दिखा दें। सारी सीट पे लड़े चुनाव, इधर उधर की बातें मत करें। वो नहीं करेंगे। अपने राज्य गृह तेलंगाना में सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार आएंगे, यूपी आएंगे, किसकी मदद करने आते हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और जहां तक रमेश बिधूड़ी की बात है, जितना पुरजोर विरोध उनके वक्तव्य का कांग्रेस पार्टी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और सिर्फ एक नेता दानिश अली के साथ जाके खड़े हो गए, उसको ढांढस बंधाया उनको और ये विश्वास दिलाया कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। और तब जब बीएसपी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है, बहन जी ने अभी तक अपना कोई सपोर्ट नहीं दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी जी गए, दानिश अली के साथ खड़े हुए और एक संदेश दिया कि जहां पर भी गलत होगा, जहां पर भी अन्याय होगा, चाहे वो कोई भी हो, वो खड़े हुए नजर आएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी भी चले जाते, क्यों नहीं चले गए? लेकिन ओवैसी के बयान पर सबसे तीखा रिएक्शन दिया टी राजा सिंह ने। टी राजा सिंह ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक हैं, फिलहाल बीजेपी से निलंबित है। टी राजा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को चैलेंज करने से पहले ओवैसी उनका चैलेंज पार करके दिखाएं। राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी में हिम्मत है तो उनके असेंबली एरिया से चुनाव लड़ें, अगर नहीं लड़ सकते तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही खड़ा कर दें। ओवैसी को डर है कि पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग हो सकती है, तो मैं समझता हूं मॉब लिंचिंग होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन जिस दिन होगी वो तुम्हारी होगी, इतना तो तय है। क्योंकि तुम्हारे ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी को तुम चैलेंज करते हो,
कांग्रेस को तुम चैलेंज करते हो कि राहुल गांधी मेरे पार्लियामेंट से चुनाव लड़े अगर दम है तो मैं तुम्हें तुम्हारा इतिहास याद दिलाना चाहूंगा। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने एक आस्तीन के सांप को दूध पिलाया और इतना बड़ा किया। वो आस्तीन के सांप हो तुम। अगर यही कांग्रेस खुद के लाभ के लिए अगर तेरे जैसे सांपों को नहीं पालते तो आज भारत में देशद्रोही ओवैसी का जन्म ना होता। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति की बुनियाद मुस्लिम वोटों पर टिकी है। ये बात ओवैसी छुपाती भी नहीं है। तेलंगाना में ओवैसी बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और बीजेपी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवैसी को मालूम है कि मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस की तरफ गए तो उनका गेम बिगड़ सकता है। इसलिए ओवैसी मुसलमानों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों से डरा रहे हैं। यही ओवैसी 2012 तक यूपीए में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब वही कांग्रेस उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है। कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन नीतीश कुमार को लेकर भी कांग्रेस को है, क्योंकि नीतीश कब पाला बदल लें ये किसी को पता नहीं चलता। आज एक बार फिर नीतीश के पाला बदलने की चर्चा होने लगी। दरअसल आज जनसंघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर पटना में भी एक कार्यक्रम हुआ। नीतीश कुमार इस प्रोग्राम में पहुंचे थे। उसके बाद से ही लोग पूछने लगे कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। यह सवाल सीधे नीतीश कुमार से ही पूछ लिया गया तो नीतीश बोले ये सब फालतू बातें हैं। एनडीए के प्रचार है लगाओ आपका चर्चा चल रही है। अरे क्या फालतू बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है सर। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे। कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है। कौन क्या करता रहता है उस सबको क्या मतलब। तेजस्वी जी ने विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती का बनाने का, आज शामिल हुए। क्या कहे तेजस्वी जी? कब कहे? आपने सदन में कहा था तेजस्वी जी, आपने कहा था रिकॉर्ड में। ऐसे ही आप कह रहे हो। आप देख रहे हैं जो चीज पहले से सरकार की तरफ से तय किया का विरोध तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के समारोह में, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर नहीं करके सबकी इज्जत करते हैं ना। नीतीश कुमार ने पाला बदलने की अटकलों को खारिज किया तो बीजेपी की तरफ से भी इस पर बयान आया। नीतीश के पुराने साथी और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अब नीतीश कुमार चाहें भी तो एनडीए में उनकी वापसी नहीं हो सकती। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अब एक राजनीतिक बोझ हैं, बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे और 25 भी जीतने का काम करेंगे। मैंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी की ओर से रास्ता बंद है, इसलिए वो कुछ भी कर लें, बीजेपी में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। नीतीश कुमार आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के प्रोग्राम में तो पहुंच गए, लेकिन हरियाणा में उस कार्यक्रम में नहीं गए जहां विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल थे। असल में आज हरियाणा के कैथल में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का जयंती समारोह मना रही थी। फारूक अब्दुल्ला, डेरेक ओब्रायन जैसे लीडर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी गए, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में खुद नहीं गए। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी को भेज दिया। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि वो कैथल क्यों नहीं गए तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। हम तो कितना जगह जाते हैं, सब जगह जाते रहते हैं, कोई बात तो थोड़ी। तो जहाँ जाना होता वहाँ जाते ही है, ऐसा कोई बात नहीं। वो सब कोई बात नहीं, और कोई बात हो तो बोलिए। हरियाणा के कैथल में ऑपोजिशन की करीब 15 पार्टीज को न्योता भेजा गया था। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयंत चौधरी जैसे ऑपोजिशन के कई लीडर्स को बुलाया गया था, लेकिन न नीतीश कुमार आए, न अरविंद केजरीवाल पहुंचे, न ममता बनर्जी पहुंची, न उद्धव ठाकरे। हालांकि ममता बनर्जी ने डेरेक ओब्रायन को भेजा था, नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को।
मल्लिकार्जुन खड़गे को किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना था, इसीलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। फारूक अब्दुल्ला गए, उन्होंने देवीलाल से ज्यादा ऑपोजिशन यूनिटी की बात की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन देश को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा, सारे मतभेद भुलाने होंगे, झगड़े भुलाने होंगे और बीजेपी को अकेले हराना मुमकिन नहीं है। मैं इन सारे लीडरों से कहना चाहता हूं, भारत के जितनी भी ऑपोजिशन है, ये ना समझना कि तुम अकेले जीत सकोगे। जीतोगे तब जब मिल के लड़ोगे, और मिल के ये जीत कैसे रहोगे कि हमने भारत को बनाना है, भारत के हर इंसान को, गरीब हो बेकार हो, उसको आगे चलाना है, तब हम भारत को बचा सकेंगे। पहले मैं नेताओं से कहता हूं, अपने झगड़े भूल जाओ, अपना पुराना सब भूल जाओ और आगे चलो इस सोच के कि अगर हमने भारत को आगे ले जाना है तो हमने सबको इकट्ठे मिलके इस जमात को, बीजेपी को हराना है, उसके बगैर नहीं हारेगी। हर एक पार्टी से गुजारिश करूंगा कि मिलके चलो, मिलके हमने अंग्रेजों को बाहर निकाला, किसी एक जमात नहीं कह सकती कि हमने निकाला। ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं के बीच आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल भी कैथल के मंच पर मौजूद थे। सुखबीर बादल ने कहा कि आज सबसे बड़ी कोशिश रीजनल पार्टीज को खत्म करने की हो रही है, लेकिन रीजनल पार्टीज एकजुट होकर लड़ें तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। आज आपा सारी देश के लीडरां नूं सोचना चाहिए। आज देश के सारे नेताओं को सोचना चाहिए कि देश को एकजुट रखने के लिए सबको एक साथ रहना होगा। ये जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अपने राज्य के लिए सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां ही सबसे ज्यादा सोचती हैं, लेकिन केंद्र में कोशिश हो रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है जब क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी तभी वो ताकतवर होंगे। मैं कहता हूं कि देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियां एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएं, फिर देखो कैसी बढ़िया सरकार बनेगी। हरियाणा के चौटाला परिवार और पंजाब के बादल परिवार के बीच फैमिली रिलेशंस रहे, इसलिए इस प्रोग्राम में सुखबीर बादल पहुंचे तो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात वो थी जो सुखबीर बादल ने इस प्रोग्राम में कही। उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों की एकजुट होने की बात की, लेकिन सुखबीर बादल कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, एनडीए में भी नहीं है। कुछ हफ्ते पहले तक उनके एनडीए में दोबारा शामिल होने की बातें हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बादल और बीजेपी के बीच बात बनी नहीं। अकाली दल की मुश्किल यह है कि पंजाब में उसे आम आदमी पार्टी से भी लड़ना है, कांग्रेस से भी उसकी पुरानी अदावत है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिए सुखबीर बादल के सामने दुविधा यह है कि वो जाएं तो किधर जाएं। एक तरफ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अक्सर उनकी आपसी लड़ाई भी सामने आ जाती है। आज पश्चिम बंगाल में यही देखने को मिला। कांग्रेस ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। असल में पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 7,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता और साउथ बंगाल में इसका प्रकोप ज्यादा नजर आ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। आज इसे लेकर कांग्रेस ने कोलकाता के भवानीपुर एरिया में एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वर्कर्स मच्छरदानी लेकर कोलकाता के भवानीपुर इलाके पहुंच गए और सड़क पर ही मच्छरदानी लगाकर प्रोटेस्ट किया। असल में भवानीपुर ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए कांग्रेस ने मच्छरदानी प्रोटेस्ट के लिए भवानीपुर इलाके को चुना था। हालांकि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से छिड़काव किया जा रहा है, ड्रोन उड़ाकर गड्ढों में भरे पानी वाली जगह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोकल लीडर्स का कहना है कि डेंगू की वजह से सिचुएशन काफी बिगड़ती जा रही है। रोज किसी ना किसी की मौत हो रही है, लेकिन सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। बंगाल में जिस तरह टीएमसी और कांग्रेस में तनातनी बढ़ रही है, उसके चलते यह देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी नेशनल लेवल पर कैसे तालमेल बनाते हैं। एयरफोर्स को आज एक नया टैक्टिकल एयरक्राफ्ट मिल गया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 टैक्टिकल एयरक्राफ्ट की चाबी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को सौंपी। वायुसेना को सौंपने से पहले रक्षा मंत्री ने हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ भी किया। ये टैक्टिकल एयरक्राफ्ट मिलने से दूर दराज के इलाकों में सैनिक और साजो सामान पहुंचाने की वायुसेना की ताकत काफी बढ़ेगी। भारत ने यूरोपीय कंपनी एयरबस
एयरडैश से 56 ऐसे विमान खरीदने का सौदा किया है। इसमें से 16 विमान स्पेन में बनेंगे, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जाएंगे। इसके लिए टाटा और एयरबस गुजरात में एक प्लांट लगा रहे हैं। आज रक्षा मंत्री ने हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन की भी शुरुआत की। रक्षा मंत्री के सामने कई तरह के ड्रोन्स ने शक्ति प्रदर्शन किया। ये ड्रोन एग्जीबिशन इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर आयोजित कर रहे हैं। भारत में अपनी तरह की ये पहली ड्रोन एग्जीबिशन है। इसमें देश की 75 ड्रोन स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। आज की बात में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।